अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। तो हम काफी डिटेल में देखने वाले हैं आज इस टॉपिक को। फिर हम प्रूव करेंगे कि भाई इलास्टिक फोर्स जो आपके पास है, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, ये कंजर्वेटिव होगी, ग्रेविटी की फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है और फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होती है। इसका बाकायदा मैथमेटिकली प्रूफ देखेंगे तीनों के। तो जनाब शुरू करते हैं। आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स को आप कैसे डिफाइन करते हो कि आप कहोगे कि अगर एक क्लोज पाथ में वर्क जीरो आ जाए तो हम मानेंगे कि वो फोर्स जिसने ये वर्क किया वो कंजर्वेटिव है। समझ आ गई? बड़ी सादा सी बात है। क्लोज पाथ में किसी फोर्स का किया गया वर्क अगर जीरो आ जाए तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्क जीरो हो गया, इसका मतलब एनर्जी में बदलाव ही नहीं आएगा। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा हमने, तो आपके पास एनर्जी कंजर्व रहती है अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस अमल करती हैं। समझ आ गई बात? एनर्जी में बदलाव नहीं आता क्योंकि क्लोज पाथ में वर्क डन कितना होता है? जीरो होता है। वर्क जीरो हो जाए तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी में बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसकी एग्जांपल्स में हमने क्या पढ़ा? ग्रेविटेशनल फोर्स है और स्प्रिंग की फोर्स है। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। ऐसी फोर्सेस जिनका किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड करता हो तो हम मानेंगे कि भाई आपके पास वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो इसका मतलब अब वर्क आएगा क्योंकि वर्क पाथ पे डिपेंड कर रहा है, वर्क की जीरो वैल्यू तो नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपके पास जो सिस्टम की एनर्जी है वो लॉस होगी क्योंकि वर्क पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अभी जब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आप देखो इसमें फ्रिक्शन आ जाती है। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जब फ्रिक्शन आएगी तो मेरी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में लॉस आएगा। ठीक है, एनर्जी आपकी हीट की फॉर्म में जा सकती है, थर्मल एनर्जी, यानी आपके पास जो काइनेटिक और पोटेंशियल है वो शक्ल बदल के किसी दूसरी एनर्जी में चली जाएंगी, जिससे हम बोलेंगे लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक होगी बात? तो आपके पास इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जब एक्ट करती हैं, जब वो वर्क करती हैं, तो उनका वर्क पाथ पे डिपेंड करता है और इनके वर्क से सिस्टम का जो मैकेनिकल एनर्जी है उसमें कमी आती है। ठीक होगी बात? एग्जाम्पल आपने पढ़ ली कि फ्रिक्शन है। अब आप कंजर्वेटिव का फैसला और नॉन कंजर्वेटिव का फैसला कैसे करते हैं? तो इसका दो तरीका होता है कि भाई आप वर्क डन देखो किसमें? क्लोज पाथ में। अगर वो जवाब जीरो आ जाए तो कंजर्वेटिव, जीरो ना आए तो नॉन कंजर्वेटिव। या इसका एक और तरीकाकार है कि दो तीन चार रास्ते लो, उन सब पे वर्क निकालो। अगर हर रास्ते पे वर्क सेम आ रहा है, यानी आपने तीन मुख्तलिफ रास्ते तय किए, हर रास्ते पे जवाब सेम आ रहा था, तो इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव होगी। और अगर हर रास्ते पे जवाब मुख्तलिफ आए तो इसका अंदर नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि आपकी फोर्स पाथ पे डिपेंड करती है तो वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। अगर आपका जवाब हर बार सेम आ रहा है तो इसका ना आपकी फोर्स पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो वो आपकी कंजर्वेटिव फोर्स की एक निशानी होती है। तो ये अब आपके पास मुद्दा है, तो हम दोनों चीजों को बारी बारी करके देखेंगे। वर्क डन इन क्लोज पाथ भी स्टडी करेंगे और सेवरल पाथ वाला केस भी एक आधा देखेंगे। तो शुरू करते हैं आप। पहले चीज जो मुझे साबित करनी है कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कंजर्वेटिव है। अब आप नाम से समझ रहे हैं कि एक स्प्रिंग का केस आएगा, एक मैस है जिसको आपने स्प्रिंग के साथ बांधा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और आपने उसे एक ऐसी सरफेस पे रखा हुआ है जिसपे फ्रिक्शन नहीं है। ठीक होगी बात? अब एक्स जीरो कर दोगे तो वो मीन पोजीशन मानेंगे। हम कह देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन डी है, प्लस डी माइनस डी, यानी लेफ्ट राइट की सिचुएशन में आ रही है। और वहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, जो स्प्रिंग की फोर्स उसे वापस खींच के लाएगी, दैट इज माइनस के एक्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके पास जब स्प्रिंग है, हम कह देते हैं उसे कंप्रेस किया हुआ है। अब जब कंप्रेस किया हुआ है तो इसका ना जो मैस है वो अपनी जगह से हट गया, मीन पोजीशन से हट गया, तो हम कह देते हैं वो आपके पास प्लस डी, यानी उसने प्लस डी डिस्टेंस कवर्ड किया है और इस वक्त उसे वो आपने उसे रखा हुआ है। ठीक है, और आपने दबा के रखा हुआ है, यानी अब आपके पास, अब हम उसे कहेंगे कि भाई वर्क डन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम टू मीन की हेडिंग मैंने लगाई। ये क्या है कि जब आपने उसे दबा के रखा हुआ है, आपने अचानक छोड़ दिया, अब क्या स्प्रिंग उसको वापस मीन पोजीशन पे ले जाना चाहेगा? बिल्कुल ले जाना चाहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि वो
प्लस डी से जीरो की जानिब गामजिन होगा। तस्वीर देख सकते हैं ना, प्लस डी से जीरो की जानिब जाएगा। इसका ना स्प्रिंग मैस को धिक्का दे रहा है, इसका ना स्प्रिंग मैस पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो आपके पास ये जो वर्क है ये अपीयर होगा किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। आप इसका मैथमेटिकल देख सकते हैं कि xi टू xf इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन है, fx dx है, और आप जानते हैं कि भाई अब आपके पास यहाँ पे fx की वैल्यू माइनस की x आपने पड़ी हुई है, वो माइनस के बाहर रखेंगे, x आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो आप इसमें बाउंड्री कंडीशन दे दे, प्लस d से 0 पे आ रहे हैं तो ये जवाब आ जाएगा 1/2 kd। तो स्प्रिंग ने वर्क किया जब आप एक्सट्रीम से आ रहे हैं किस पे, मेन पोजीशन पे। अब क्या होगा कि जैसे ही वो स्प्रिंग मेन पोजीशन पे आएगा क्या रुक जाएगा ना, वो तो आगे जाएगा, वो तो आपने इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन को जारी रखेगा। तो अब क्या होगा, अब आपके पास जो स्प्रिंग की फोर्स है वो तो हर हालत में उसे वापस लाना चाहती है। तो इसका मतलब स्प्रिंग उसको अब रोकने की कोशिश करेगा कि कहां दूर जा रहे हो, वापस मेन पोजीशन पे आओ। तो इसका मतलब अब स्प्रिंग उसे आगे जाने से रोक रहा है, नेगेटिव वर्क करेगा, उसे स्लो करेगा। तो अब अगेन इसका मतलब वो जीरो से जा रहा है कहां पे, माइनस डी की जानिब, अगर आप फिक के अकॉर्डिंग समझे तो अब आप अगेन वर्क का फार्मूला लगाओगे, सेम वही सिचुएशन आएगी। अब आप जीरो से माइनस डी की जानिब गामजन थे तो वर्क आ गया माइनस हाफ के डी स्क्वायर। तो ये वर्क आपने कहां से देखा, मेन पोजीशन से, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम। अब वहां पे नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस वो आता है किस पे, मेन पोजीशन पे। तो इसका ना माइनस एक्स डी से एक्स जीरो आ जाएगा। अब फिर स्प्रिंग उसे खींच के वापस ला रहा है तो ये स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो आप इसमें वैल्यू प्लेस कर दोगे उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। आपके पास अब बाउंड्री कंडीशन माइनस डी से जीरो है क्योंकि इनिशियल माइनस डी से आप देख रहे हो, तो हाफ के डी आ जाएगा। अब अगेन आप वर्क डन, आप वहां पे आके दोबारा वो मीन पे रुकेगा नहीं, दोबारा पॉजिटिव डी की जानिब जाएगा। तो आपके पास फिर वर्क डन आप निकाल सकते हो माइनस हाफ के डी स्क्वायर। अब आपने चार वर्क निकाले। अगर मैं आपको टेक्निकली समझाऊं, आपने पूरी ओसिलेशन स्टडी की है कि एक ओसिलेशन के अंदर कितना वर्क डन होता है। तो अगर आप इन चारों को जमा करो तो जवाब जीरो आने वाला है, आप करके देख सकते हैं। पहला वर्क आपका पॉजिटिव में हाफ के डी स्क्वायर, ये नेगेटिव में हाफ के डी स्क्वायर, जीरो हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, सारों चारों को सम करो जीरो। तो इसका मतलब वर्क डन इन अ क्लोज पाथ, जहां से चला था वापस वहीं पे पहुंच गया तो वर्क जीरो आ गया। तो इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। समझ आ गई बात। अब जनाब हमने ग्रेविटी का केस देखना है। ग्रेविटी को मैं दो हिस्सों में समझाऊंगा, एक तो इसी तरीके से कि आप जिस पोजीशन यानी क्लोज पाथ के केस में, और सेवरल पाथ लेके हम दो हिस्सों में जैसे हम पढ़ते हैं। तो आपके पास केस वन है कि आपने एक सिस्टम देखा जिसमें बॉल है, आप उसे अर्थ की ग्रेविटी में ऊपर फेंकते हैं, वो नीचे आती है, बाउंड होती रहती है। तो अब आपके पास आप कहेंगे वर्क फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट h, यानी आपने h हाइट तक उसका वर्क कैलकुलेट करना है, अगेंस्ट द ग्रेविटी वो जा रही है। तो अब आप जानते हो कि जब बॉल मूव करेगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 mv0 स्क्वायर। अब अर्थ की ग्रेविटी वर्क करेगी मगर वो अगेंस्ट द बॉल होगी ना, क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी की फोर्स नीचे है। अब आप इनिशियल टू फाइनल देखो तो जीरो से एच पोजीशन तक आप उसे ले जा रहे हो। तो अब आप वर्क निकालोगे, आप चूंकि y है एफ डी वाई, आप डी वाई कंसिडर कर रहे हो, y एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हो, तो डी एक्स की जगह डी वाई मैंने ले लिया और कोई चेंज नहीं किया। कॉस थीटा कॉस, अब आप देखो 180 समझ आ रही है क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे है, तो आपने 180 मेंशन कर दिया, फोर्स की जगह mg आ जाएगा। अब आपका cos 180 माइनस में आ जाएगा, mg कांस्टेंट है, जीरो से h आपकी बाउंड्री कंडीशन है, तो आप लगाओगे माइनस mgh का वर्क आएगा। नेगेटिव वर्क क्यों आया, क्योंकि आपकी जो बॉल है अगेंस्ट द ग्रेविटी बढ़ रही है। ठीक होगी बात, तो नेगेटिव वर्क कंसीडर हो जाएगा। अब आप हाइट से दोबारा वापस ग्राउंड पे आए, यानी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएं, तो एच आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वो एच है, फाइनल पोजीशन क्या है जीरो, क्योंकि ग्राउंड पे आना है। अब आप अगेन ग्रेविटी का फार्मूला लगाओ, इनिशियल पॉइंट एच है, फाइनल जीरो है, ग्रेविटी जिस जानिब है आप भी उसी जानिब बॉल लेके जा रही है, तो कॉस जीरो कंसीडर हो जाएगा। तो अब आप उसी तरीके से एमजी बाहर ले लेंगे, जीरो माइनस एच लगाएंगे तो वो आपके पास
के आने वाला मॉड की वजह से अब आप लिखोगे mgh आ जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ ऊपर जाते हुए वर्क नेगेटिव, नीचे आते हुए वर्क पॉजिटिव, तो इसका ना टोटल क्लोज राउंड ट्रिप में वर्क कितना आया, 0 आया। इसका ना क्लोज पाथ में वर्क कितना आया, 0 आया आपके पास। ठीक होगी बात। अब अगला जो मैंने मामला पढ़ाने हैं वो क्या है, वो है जनाब कि आपके पास केस 2 है कि अब आप कंपैरिजन करो कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेवरल डिफरेंट पाथ पे ट्रेवल करता है मगर डेस्टिनेशन एक ही है, यानी एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है मगर मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करता है। ठीक है। अब हमने जैसे मैंने कहा कि आपने एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाना है, तो अब जैसे यहाँ पे मैंने टास्क रखा है ए से सी तक जाना है, तो अब आप ए से सी तक डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ए से बी तक जाके फिर सी तक जा सकते हैं, तो से ए तक। तो अगर आपका वर्क सारे रास्तों पे सेम आया तो वो कंजर्वेटिव, अगर सारे रास्तों पे सेम ना आया तो वो नॉन कंजर्वेटिव। सादा सा कंसेप्ट है। तो अब आप पहले ए से सी तक देखो। ए से सी तक एक तिरछी रास्ता है जिसे हम कहेंगे डी। आपके पास आप डी का कंपोनेंट लोगे जो मेरी वेट के अलोंग होगा, तो वो डी कॉस थीटा आ जाएगा। तो आप लिख दोगे कि भाई आपके पास WD1 आ जाएगा, वर्क डन। ठीक है, आपने D1 उस पाथ को ले लिया क्योंकि इस D का ये कंपोनेंट D1 ही कंसीडर होगा जो कि मेरे वेट के अलोंग होगा, क्योंकि आपने वर्क की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि आपने डिस्प्लेसमेंट या फोर्स का वो कंपोनेंट, अगर आप डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लो जो फोर्स के अलोंग हो। तो यहाँ पे D का वो कंपोनेंट जो मेरे फोर्स यानी वेट के अलोंग होगा वो डेट शुड बी D1 आ जाएगा। आपके पास D cos थीटा का किरदार अदा कर रहा होगा ये, तो आप इसे WD1 कह सकते हैं। अगर अब आप वो बात देखते हैं कि A से B, B से C तक जाने का, तो अब आप कहोगे पहले A से B तक जाएंगे, तो A से B तक जाएंगे, नीचे जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, cos 0 कंसीडर हो जाएगा, WD1 आ जाएगा। फिर आप B से C तक जा रहे हैं, वेट नीचे ही होगा, तो आपके पास cos 90 बन जाएगा, क्योंकि B से C तक आप परपेंडिकुलर हो गए ना वेट के, तो cos 90 0 वर्क 0 हो गया, टोटल वर्क निकालो WD1। इसका ना A से C तक भी WD1 था, ABC वाले पाथ पे भी WD1 आ रहा है। इसका मतलब जो आपने दो पॉइंट्स के बीच में वर्क लिया है वो सेम आ रहा है, वो रास्ते पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। तो राउंड ट्रिप में भी इसका जवाब 0 आया था और डिफरेंट सेवरल पाथ के ऊपर भी इसका जवाब सेम आ रहा है, तो इसका दोनों तरफ से प्रूफ हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। अब आपने फ्रिक्शनल फोर्स को साबित करना है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक डिस्क है जिसका मास m है, आपने उसको एक रिजिड बॉडी के साथ यानी है उसके एंड पे, उसका आप r रेडियस में उसे क्या कर रहे हो, मूव करवा रहे हो। अब आपने उसे एक इनिशियल स्पीड दे दी है v0। अब आपके पास जो है ना, जो रॉड उसे टेंजेंट बनाने से रोक रहा है, उसे मूव कंस्ट्रेंट कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि दायरे में घूमते रहो। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो नीचे डिस्क है वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगी, उस पर चलने से रोकेगी। अब आपके पास जो इस वक्त यानी हम कहेंगे जो आपकी जो डिस्क है वो जो वर्क करेगी वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से है, कोई और चीज तो है नहीं। ठीक है, जो आपके सर्फ उसके बॉटम पे है, तो आपके पास वो जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, वो हमेशा मुखालिफ एक्ट करती है मोशन के। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्क जिस जानी मूव कर रही होगी, फ्रिक्शनल फोर्स उसके मुखालिफ होगी, मुखालिफ होने का मतलब उसे रोकेगी, इसका मतलब वो नेगेटिव वर्क करेगी, अपोजिट 180 का केस आ जाएगा ना। तो इसका मतलब अब आपके पास जब डिस्क चल के वापिस आएगी उस जगह पे, तो जिस जगह से चली थी, तो इसका मतलब वर्क 0 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो जिस एनर्जी से वो चली थी, वापस जब उस एनर्जी आएगी तो उतनी एनर्जी तो नहीं उसकी होगी। तो इसका मतलब राउंड ट्रिप में आपके पास आपका वर्क नेगेटिव है, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स लगती रही, वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी खाती रही। तो अब इसका मतलब जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव है। अब जितनी बातें की ना, इसका खुलासा पढ़ते हैं जो आपके असल में अहम चीज है आपके लिए। कंक्लूजन में क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है कि अगर आप क्लोज पाथ में वर्क देखोगे तो टोटल वर्क 0 आएगा। ऐसी जिस जगह पे वो वर्क हो रहा होगा उस फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड बोलेंगे। तो इसका मतलब वो फील्ड जिसमें आपका किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। ये डेफिनेशन मैंने आपको फील्ड की बताई, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपकी ये स्प्रिंग वाली आपके पास जगह जहां पे स्प्रिंग मूव करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है,
वो फोर्स जो वर्क कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस फोर्स की वजह से वर्क क्लोज पाथ में जीरो आता है वो आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक होगी बात। एग्जांपल मैंने देखो दे दी, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग की फोर्स, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होगी? नॉन कंजर्वेटिव वो फील्ड है जिसमें आप दो पॉइंट्स के अंदर मूव कर रहे हैं, तो आपके पास आपका किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वो जगह आपकी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगी। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। आपके पास एक बॉल है या मार्बल बॉल है, आप उसे फर्श पे फेंको, मार्बल के फर्श पे फेंको या टाइल्स वाले फर्श पे फेंको। अब वहां पे फ्रिक्शन कम होगी, तो आप देखोगे वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी। आपने क्या लगाई? फोर्स। मार्बल के फर्श पे उसने क्या तय किया? फासला। एफ और डी समझ आ रहे हैं ना, वर्क हो रहा है। अब वही गेंद लेके आप बाहर सड़क पे चले जाएं, उतनी ही फोर्स लगा के फेंकें, क्या वो बॉल उतना ही फासला तय करेगी जितना अंदर फर्श पे तय किया, मार्बल के फर्श पे? नहीं। इसका मतलब आपने का जो वर्क हो रहा है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो यही तो बता रहे हैं कि जो वर्क जब 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 वर्क पाथ पे डिपेंड करने लग पड़े तो वो फील्ड क्या हो जाएगी? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। और वहां पे जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। समझ आ गई बात? क्योंकि आप मुख्तलिफ पाथ पे आपका जवाब भी, वर्क का जवाब भी मुख्तलिफ आएगा। इसमें सारी फ्रिक्शन ही होती हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, नॉर्मल फोर्स, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, प्रोपल्शन फोर्स ऑफ मोटर। ये सारी की सारी शुमार होती हैं किसमें? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। तो जनाब आज का टॉपिक आपने देखा, आपने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में फर्क को समझा, फिर आपने एक बहुत अहम बात समझी कि कंजर्वेटिव फोर्स जब होती है तो एनर्जी में बदलाव नहीं आता, एनर्जी कंजर्व रहती है जब आप क्लोज पाथ में वर्क देखते हैं। ठीक होगी बात। फिर आपने देखा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को जिसमें वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। मुख्तलिफ सिचुएशंस, केस देखे इसके आपने। तो जनाब सादा सा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।